देश में अगर किसी आदमी को, चुनाव आयोग को अगर पूरे देश की आम जनता ने जाना तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिनका नाम है टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन की वजह से चुनाव आयोग के पास दांत आए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुआ। उसके पहले केंद्र सरकारों के हाथों की कठपुतली से भी अगर आप कुछ कह दे तो चुनाव आयोग की भूमिका वहां तक थी। आजादी के 43 सालों तक सरकार किसकी थी, सवाल ये भी उठता है। सवाल और दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि 1990 में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो चूंकि टी.एन. शेषन राजीव जी के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे और वीपी सिंह ने उनको शंट पोस्टिंग में डाल दिया था। जैसे ही सरकार बदली, कैबिनेट उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जानी थी, लेकिन एक रात को सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो चंद्रशेखर सरकार में उस वक्त शामिल थे, उन्होंने टी.एन. शेषन को फोन किया। ये सारा किस्सा टी.एन. शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा। एक रात उन्होंने फोन किया कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहेंगे। टी.एन. शेषन को इस पोस्ट के बारे में वैसे भी नहीं जानकारी थी और पहले कोई चर्चा नहीं थी। टी.एन. शेषन जैसा अधिकारी इस पद को ले या न ले, वो इसको लेकर बहुत संशय में थे। चूंकि राजीव गांधी से उनके रिश्ते इतने अच्छे थे कि राजीव गांधी के बेडरूम में जो फोन उनके सिरहाने पर रहा करता था, वो फोन नंबर टी.एन. शेषन के पास था। ये किस्सा मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी मनगढ़ंत बात रही, टी.एन. शेषन के आत्मकथा में लिखा वाक्य है। टी.एन. शेषन ने देर रात राजीव गांधी को फोन किया। राजीव गांधी ने तुरंत फोन उठाया और उन्होंने कहा कि इतनी रात को फोन करने की क्या वजह है। उन्होंने कहा, मैं बहुत पसोपेश में हूं, आप मुझे बताइए क्या मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, जो कि सरकार की तरफ से ऑफर किया गया है, मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस किस्से से आपको ये भी लगेगा कि एक आईएएस अधिकारी जो बाद में इतना बड़ा अधिकारी हुआ, वो अपनी नियुक्ति से पहले अपने पहले के पॉलिटिकल बॉस यानी राजीव गांधी से देर रात स्वीकृति लेना चाह रहा था, और ऐसी सरकार में जिसमें राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। बहरहाल राजीव गांधी ने उस रात उनसे कहा कि आप देख लीजिए, अगर कोई पद न मिल रहा हो तो ले लीजिए। अब बहुत चक्कर में पड़े, उधर सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें फोन किए जा रहे थे। हालांकि टी.एन. शेषन अपनी किताब में इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि चूंकि ये सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी है, इसलिए उन्हें और अच्छा पद लेना चाहिए। लेकिन उस समय कांची कामकोटि के आचार्य के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने धर्मगुरु को फोन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा अगली सुबह उन्होंने कहा मैं सोच के बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पद ग्रहण करना चाहिए और इससे तुम्हारी देश में ऐसी ख्याति पैदा होगी कि तुम अमर हो जाओगे। टी.एन. शेषन अपनी किताब में लिखते हैं कि वो कांची कामकोटि के जो उनके गुरु थे, उनके कहने पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का फैसला किया। चंद्रशेखर, और बहुत कम लोग जानते हैं कि 4 महीने की चंद्रशेखर सरकार को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने टी.एन. शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। जो बात अभी कह रहे थे, मोदी सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही है कि उन्होंने चुनाव आयुक्त की कमेटी का जो गठन किया है, उसमें प्रधानमंत्री जिसे अपनी मंत्रिपरिषद में चाहे उसे एक सदस्य बना सकता है और तीसरा विपक्ष का नेता होगा। और ये समिति, कहने के लिए तो समिति है जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसी का सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन दरअसल ये इसमें चलना केवल सरकार का है। विपक्ष के नेता को सिर्फ वहां हामी ही भरनी है, और न भी भरे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके पहले की कांग्रेस की सरकारों या पूर्ववर्ती सरकारों में ये भी व्यवस्था नहीं थी। जब जिसे चाहा, उस वक्त टी.एन. शेषन को जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, तब एक महिला थी जो कार्यवाहक चुनाव आयुक्त के पद पर थी, और टी.एन. शेषन ने जब नरसिम्हा राव सरकार आने के बाद अपने पंख फैलाने शुरू किए, कड़े फैसले लेने शुरू किए, तो उनके पर कतरने के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया, वो भी तब जब वो दिल्ली से बाहर दौरे पर थे, और कहा यह गया कि उनके ऊपर काम का बोझ बहुत है, इसलिए दूसरे चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं।
टी.एन. शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे पास इतना ही काम था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का वो जो वर्ड्स का जोड़ना घटाना रहता है, मैं शाम को इलेक्शन कमीशन में बैठ के यही किया करता था। यानी मतलब साफ है। तो जब जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर तो ये बिहार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। अभी आया हूँ मैं देख के आपको। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम। उसके जरिए जो वोटर 1987 के पहले थे, उनको अपने बर्थ का और भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा। 87 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता में से किसी एक के भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा, जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा, और 2004 के बाद वालों को माता पिता दोनों का देना पड़ेगा। इस फैसले पर विपक्ष कह रहा है ये तो विपक्ष के वोटों को काटने की कवायद। ये तो एक इतिहास बन रहा है, पहली बार कर रहे हैं ऐसा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। 2003 में हुआ था। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर हो भी रहा तो होने तो, उसमें क्या परेशानी? सही हो रहा है। हाँ ठीक है, अब लोग भाई अपनी जो है अपना डॉक्यूमेंट दिखाए और करे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई फर्जी वोटर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जो नहीं है अपना नहीं दिखा पा रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, सही हो रहा है, जैसा भी कर रहे हैं वो सही है। अब पावर में है, सरकार में है, तो भैया जो राजा होगा, गद्दी पे होगा, उसकी बात हमेशा मानते आए और मानते रहेंगे, और माननी भी चाहिए। तो राजा भी तो हमने ही बनाया है, पब्लिक ने ही तो बनाया ना जी उनको। अब पब्लिक उनकी बात मानेगी, क्या कर सकते हैं बताओ? और हम तो वोट दे सकते हैं, वोट के अलावा और क्या कहेंगे बताओ? वोट दे के हमारे तो हाथ कट के हम चुप हैं। मैं तो इतना सा कहूँगा कि इससे पहले क्या हुआ, 70 साल वो रहा, 20 साल हुआ, 50। यार आज आप प्रेजेंट पे सीट पर हो, आप आज क्या भली कर रहे हो? उससे बेहतर करके दिखाओ। ये बात इन चर्चाओं में भाई ऐसी बातें करके लोगों का ध्यान भटका रहे हो आप। लोगों को कोई आदमी महंगाई के मुद्दे पर जा रहा है तो आप वो बेचारे को आप साइड कर रहे हो ऐसी चर्चा करके। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, वहाँ हो गया। यार हमें इससे मतलब क्या? हमने आपको राजा बना दिया, आपका काम अब करना आगे। पब्लिक को संतुष्ट कैसे करते हो? ये थोड़ी ना कि 70 साल पहले ये किया, 70 साल उसने लूटा, 50 साल उसने लूटा। यार आप क्या भली कर रहे हो? आप कुछ नया करके दिखाओ ना। तो मैं तो यही कहूँ। अब जरा दूसरे लोगों से बात करता हूँ।